नमस्ते साथियों, आपका VRS एकेडमी में स्वागत है। आज हम वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे। वर्ण विचार को अंग्रेजी में फोनेटिक्स कहा जाता है। वर्ण विचार पर बात करने से पहले हम समझेंगे ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि हम जो अपनी बात, हम अपने उद्देश्य या अपने कोई ध्येय को स्पष्ट करने के लिए मुंह के एक निश्चित जगह, निश्चित स्थान और एक निश्चित प्रयत्न के द्वारा जो उच्चारण करते हैं वो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि में निश्चित स्थान होता है, निश्चित स्थान और निश्चित प्रयत्न। निश्चित स्थान और निश्चित प्रयत्न से उच्चारित होने वालों को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि में बोलने वाला भी निश्चित स्थान और अविकल्प प्रयत्न से उसका उच्चारण करता है, तो श्रोता भी उसे उसी अर्थ में ग्रहण करता है। इसे हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की लघुतर इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। ये भाषा की निम्नतर या लघुतम इकाई है। इसके टुकड़े नहीं हो सकते। उसे हम वर्ण कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर ध्वनियों के लिए भाषा में जो चिन्ह बनाए जाते हैं, लिपि चिन्हों को अक्षर कहते हैं। इसका अंग्रेजी सिमिलर शब्द है लेटर, ABCD ऐसे। उसी प्रकार हिंदी में अ, आ, प, फ, इस प्रकार से अक्षर हैं। अब बात करते हैं साथियों शब्द की। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों का वो समुच्चय है, वो एक गुच्छा है जिसके द्वारा उन वर्णों या ध्वनियों के संचय के द्वारा जिनसे कोई सार्थक अर्थ निकले, वो शब्द है। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे घनश्याम, इसमें बहुत से वर्ण हैं और ये पूरा एक समुच्चय है। घनश्याम एक शब्द है, क्योंकि घनश्याम, इससे किसी संज्ञा का बोध हो रहा है, यानी किसी बच्चे का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये एक सार्थक वर्णों का समूह है, इसलिए ये एक शब्द है। वर्ण विचार में, वर्णों में हम बात करते हैं हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन की। स्वर और व्यंजन। हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में 11 स्वर हैं। कौन कौन से? ये अ, आ, ओ, ई, अ, ओ, ई, उ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये ओ शब्द अंग्रेजी से लिया गया है। जैसे डॉक्टर में ओ लगा हुआ है। कॉलेज, ओ इसमें भी लगा हुआ है। तो ये अंग्रेजी से आया हुआ स्वर है। कुछ विद्वान ये इस री को भी इसमें मानते हैं स्वरों में, लेकिन ये री संस्कृत का स्वर है जो हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता। हिंदी में इसका रूप प्रयुक्त होता है री।
जिसका उच्चारण होता है ये र व्यंजन और ई के सहयोग से, जैसे कृपा, कृष्ण इत्यादि में र और ई के सहयोग से ये उच्चारण होता है री। ये स्वर में न गिना जा करके र और ई के सहयोग से गिना जाने वाला व्यंजन और स्वर का मिश्रण होगा। तो इस प्रकार से अ, 1, 2 और ओ को जोड़ते हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 स्वर हिंदी में हो जाते हैं। इन 11 स्वरों का हम प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण करने पर हम सबसे पहले जीवा या जीव की स्थिति मुंह में किस प्रकार से है, अग्रभाग में है या मुंह में मध्य में है या अग्र, मध्य और पश्च स्वर। जीभ के अगर अग्रभाग से स्वरों की उत्पत्ति होती है तो उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ऐ और ए। ये अग्रभाग से इनका उच्चारण होता है। मध्य से अ का, बचे हुए पश्च से आ, औ, उ, औ, औ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मुख की आकृति, मुखाकृति के नहीं, ओष्ठाकृति, होंठ की आकृति उच्चारण करने पर होंठ किस प्रकार से बन रहे हैं, यानी गोल है या फिर गोल आकृति में है या फिर नहीं है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। अवृत्तामुखी वृत्तामुखी में ओ, ये ओ की ध्वनि उ, औ, औ, ये इनका उच्चारण करने पर होंठ की आकृति गोल होती है, इसलिए ये वृत्तामुखी हैं। और अवृत्तामुखी बचे हुए स्वर अवृत्तामुखी जिनमें होंठ गोल नहीं होते, अ, आ, ई, 3, 2, 5 और 3, 2, 5। एक और कौन सा बच गया, आ, ओ, ई, उ, ऐ, ओ। 2, 2, 4, 2, 6, 6, 5, 11 ही हो गए। फिर मुखाकृति के आधार पर मुख की आकृति कैसे है, गोल है, नहीं मुख खुला हुआ है या फिर नहीं खुला हुआ है, थोड़ा खुला हुआ है, थोड़ा बंद है। इस प्रकार से मुख की आकृति के आधार पर इसे हम 4 भागों में इसका हम विभाजन करेंगे, कर सकते हैं। पहला हो गया संवृत स्वर,
और दूसरे पर आ जाएगा अर्ध संवृत स्वर। तीसरे पर आ जाएगा विवृत, यानी मुंह खुला हुआ, विवृत। और अर्धविवृत, पूरा खुला हुआ से थोड़ा सा कम। अर्धविवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, खुला हुआ। और संवृत का मतलब होता है बंद या चपटा हुआ, बंद। संवृत स्वरों में आ जाएंगे ई, उ, उ। ई, ई, उ। इनमें मुख खुला हुआ नहीं रहता पूरा, इसमें थोड़ा सा बंद रहता है, इसलिए ये संवृत हैं। और अर्ध संवृत में अ और ओ, बंद से थोड़ा खुला हुआ, अर्ध संवृत अ और ओ स्वर आ जाएंगे। विवृत खुला हुआ, पूरा खुला हुआ। आ, हम आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह पूरा खुला हुआ होता है, तो ये विवृत खुला हुआ स्वर में आ जाएगा। और अर्ध विवृत पूरा खुला हुआ से थोड़ा सा कम, तो बचे हुए इसी में आ जाएंगे। और बच गया है ए, ओ, ए, औ। अब बात करें समय के आधार पर, स्वरों के उच्चारण में समय कितना लग रहा है, कम लग रहा है या फिर अधिक लग रहा है या फिर बहुत ही अधिक लगता है, तो उसके हिसाब से हम इसे 3 भागों में इसका डिवाइडेशन करेंगे। ह्रस्व स्वर जिनमें उच्चारण समय कम लगता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, प्लुत, प्लुत। और एक संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर वह हैं जिनके उच्चारण में समय कम लगता है। वो कौन कौन से? वो ये अ, समय कम लगता है, ह्रस्व हैं, छोटे हैं, अ और ई और उ, ये ह्रस्व हैं। बाकी दीर्घ में आ, औ, बाकी सभी दीर्घ में आएंगे। ई, उ, ए, ओ, औ, ये आ जाएंगे दीर्घ स्वरों में। प्लुत स्वर ये आता है संस्कृत में, हिंदी में नहीं आता। इसका उदाहरण है ओम, ओम। इसमें अगर हम ओ को ज़्यादा जोर से खींचे या इसका थोड़ी देर उच्चारण करते रहें तो इसका उच्चारण ऐसे होगा ओ, ओम, इस प्रकार से। तो ये हिंदी में नहीं है, संस्कृत में है। संयुक्त भी साथियों ये मानक हिंदी में नहीं गिना जाता। संयुक्त जैसे ये ए, ओ, औ, ये बिहारी भाषा में इनका उच्चारण संयुक्त रूप से होता है। जैसे ये ए का उच्चारण ए और ई के मिश्रण से होता है, ए का उच्चारण। और ए का ए और
ए के मिश्रण से। तो इसी के साथ जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश के विकास में अपना सहयोग दें। अगले सेशन में हम स्वरों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर करेंगे। स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण करने के साथ में देखेंगे। जय हिंद साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।